हेलो दोस्तों, इजी स्टडी मिशन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, हमारे चैनल पे ग्रुप डी के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2018 ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, 17 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमारे चैनल पे 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाने के बाद उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उसकी पृथ्वी पर भार का होता है। यहाँ पे गुणा का निशान है। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी पर भार का कितना गुना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 गुना होता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो पहला दिन एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों शिफ्टों में यही क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 70 केजी भार को उठाने के लिए 9800 जूल ऊर्जा का प्रयोग किया गया। तो वस्तु को या भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, फार्मूला होता है W = mgh। क्या होता है फार्मूला? W = mgh। तो इसी फार्मूले पे हम निम्न मान को रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे W का मान दिया हुआ है 9800 जूल। उसके बाद से इज इक्वल टू है और M का मान दिया है 70 केजी। G का मान सबको पता है कि 10 होता है। H का मान हमको नहीं पता है, तो H के स्थान पे H रखते हैं। जब इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 700 हो जाएगा, गुणा यहाँ पे H रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे और 7 से जब 98 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, मतलब कि H बराबर क्या आ गया? 14 मीटर। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। मतलब यहाँ पे कौन सी कोशिकाएं हैं जो विरल रूप से संचरित होती हैं? ऑप्शन डी को टिक करेंगे। पैरेनकाइमा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होती है? दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम से नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है और जो बेरिलियम है इसका परमाणु संख्या 4 होता है। और जो बेरिलियम का रासायनिक गुण है वो मैग्नीशियम के रासायनिक गुण के समान होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ज्वारीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत स्थैतिक बल? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय बल। और ये भी क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों शिफ्टों में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से नोट कर लीजिए। दोस्तों, रेलवे के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए साइंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और जो हमारे चैनल पे ये ग्रुप डी के ये सीरीज चल रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जा रहा है। यदि इन सभी वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं और अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को प्रिपेयर्ड कर लेते हैं तो यकीन मानिए इस बार के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, जिसमें से आप 20 क्वेश्चन ज़रूर और ज़रूर पक्का सही करके आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, 7 ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला अनुलग्न है। इनमें से कौन सा अनुलग्न है जिसको कीटोन के साथ लगाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन। कीटोन के साथ ऑन अनुलग्न को लगाया जाता है। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक भी बताता हूँ
तो देखिए जैसे कि हम जब कीटोन बोल रहे हैं तो ऑन का साउंड आ रहा है और यहाँ पे ऑन में भी ऑन का साउंड है, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं कि कीटोन के लिए ऑन अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है, मतलब नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है, यहाँ पे खाली स्थान है, भरना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण के अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ऊर्जा, वेग, शक्ति या बल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट गलत करके आए हुए थे, बहुत से लोग यहाँ पे ऊर्जा को टिक किए थे, जो कि गलत आंसर है, तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेकिंग पाउडर और का मिश्रण है, मतलब बेकिंग पाउडर किसका और किसका मिश्रण है। तो यहाँ पे आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल को मिलाने से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्क सेल में मौजूद एक रसायन जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सुबेरिन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑक्सिन बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके कारण पौधों की तना सूरज की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो NaCl यानी कि नमक प्राप्त होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तट पर बनने वाली लहरें होती हैं। तो समुद्र तट पर कैसी लहरें बनती हैं जब कोई विस्फोट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, अनुदैर्घ्य तरंगें बनती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व का संबंध रखता है, P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक या F ब्लॉक। तो जो परमाणु क्रमांक 57 है इसमें से किस ब्लॉक से इसका संबंध है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, D ब्लॉक से परमाणु संख्या 57 का संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है। 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। कार्य और विस्थापन के द्वारा लगाए गए बल के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य या संवेग। तो आपके हिसाब से राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, संवेग यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,